नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 25 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से सभी ओरिजिनल प्रश्नों को जो है यहाँ पर लेके आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है रामबाण का काम करेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कौन से क्रिकेट कंपनी पहले यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। देखिए भाई, सबसे अमीरी होने के नाते इनके जो पास है ना सबसे ज्यादा रकम है, मतलब अमीर टीम है आपका कौन सा, चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसे जो है यूनिकॉर्न कंपनी करार दिया गया है। तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स जो है सीएसके राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आईपीएल के जीतने के लिहाज से, अगर इनको देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं और करंट होल्डर भी यही है 2023 वाला। मुंबई इंडियंस भी 5 बार आईपीएल जीते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। किसे हराया था? गुजरात टाइटंस को, जीटी को, जो पिछले वाला विजेता थे हार्दिक पांड्या वाला। इसके अलावा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया था और सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन थे, जो किंग्स 11 पंजाब प्रीति जिंटा जी के जो है टीम के हिस्सा थे। स्पॉन्सरशिप किसके पास थे? तो टाटा के पास थे ये वाला आईपीएल, और पिछला आईपीएल भी टाटा के पास ही जो है स्पॉन्सरशिप रहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज से जुड़ा हुआ है? भैया आर्य समाज से। सब दिन दो बात, इतना तो मैं जरूर लिखा, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। ये कौन बोले थे भाई? मूल शंकर, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। 1875 बंबई में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती जो है ये एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ये भी मैं सब दिन बताता हूँ, कभी न कभी ये जो है आपको 2.5 नंबर दिलाएगा और बहुत जल्द ही दिलाएगा, है ना। जैसे एक संवाद कौमुदी भी मैं आपको बताता हूँ कि संवाद कौमुदी भी याद रखिएगा कि ये भी आपको 2.5 नंबर दिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है और जो सत्यार्थ प्रकाश है ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इनके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता के अंदर किए थे। आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे। संवाद कौमुदी नामक जो है ग्रंथ भी लिखे। इनके अलावा सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय का अहम योगदान है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दिया था। सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के जो है काल में हुआ था। सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी नामक एक किताब लिखे हैं, इनका भी किताब ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी किताब का जनरली भाषा पूछता है तो आपको बताना है मराठी भाषा में लिखा गया था। इनके अलावा तमिलनाडु फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। भैया देखिए, तमिलनाडु नहीं है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु फेस्टिवल जो है ये जातीय जनजातीय फेस्टिवल है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके मिसमी वगैरह से, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार जैसे सोलुंग है, मोपिन है, लोसार है, मुखौटा नृत्य है, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट त्योहार है जो आने वाले एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। देखिए लोसार जो है ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं है, स्टार लगा लीजिएगा, यह हिमाचल प्रदेश में भी होती है और आपका लद्दाख के अंदर भी होती है और तिब्बत के अंदर भी होती है। तो ये लोसार को थोड़ा अलग रखेंगे। बाद बाकी सोलंग, मोपेन, मोफोटा ये अरुणाचल प्रदेश का पक्का त्योहार है। बाद बाकी लोसार भी आप मना सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, तभी तो वहां पे कई सारे बौद्ध मठ है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा लाहो बांग्ला ये मेघालय का जो है त्योहार है, तो इसे भी ध्यान रखें। नोंगक्रेम ये भी मेघालय का है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में भारत में वन प्रतिशतता कितनी थी? 2019 में भारत में वन प्रतिशतता कितनी थी? तो भाई 2019 में भारत में समग्र वन प्रतिशतता जो था 21.67% था। ठीक है, भारत में वन सर्वेक्षण कितने दिन के अवधि पे होती है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष होती है। 2021 में पिछला हुआ था, 2023 का डाटा पेंडिंग है, आता ही होगा, रास्ते में ट्रेन में बैठ गया होगा। पर किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी, है ना, तो ये इसके मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्यरत हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 अभी लंबित है, मैंने यही बताया है कि अभी जो है इनका डाटा नहीं आया ऑफिशियल। इनके अलावा लुड्डी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुझे जैसा लग रहा है कि नृत्य में जो है मिलान करने वाला पूछा गया, क्योंकि आज जो है नृत्य से 3 क्वेश्चन आ गए भाई। एक तो लुड्डी नृत्य आ गए, ये पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब के पश्चिमी एरिया में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसकी झलक आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। लुड्डी नृत्य, है ना, लुड्डी नृत्य, है ना। पंजाब में और भी त्योहार हैं, जैसे लुड्डी नृत्य है पंजाब में, ये पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर करती है ना। इनके अलावा भांगड़ा, गिद्धा, बैसाखी, ये भी पंजाब का अट्रैक्शन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनमें भांगड़ा सिर्फ पुरुष के द्वारा और गिद्धा सिर्फ महिलाएं के द्वारा की जाती है ना। इनके अलावा पंजाब में एक भांड नृत्य भी होता है, भांड, इसे भी ध्यान रखेंगे। और मैंने इसी में बताया आपके पाथेर भांड, पाथेर भांड जम्मू कश्मीर में होता है और भांड जो है खाली पंजाब में होता है। इनके अलावा जल क्रांति योजना किसकी योजना है? देखिए, जल क्रांति योजना की शुरुआत 2015-2016 में उस समय के तत्कालीन, है ना, जल विकास एवं नदी विकास मंत्रालय, जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय के मंत्री उमा भारती के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इसमें ऐसा कुछ पूछ रखा था कि ये केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की, तो भाई ये केंद्र सरकार की योजना हो जाएगी आपका जल क्रांति योजना, है ना। ये केंद्र सरकार की योजना है, 2015-16 में आया था। राष्ट्रीय जल मिशन भी एक केंद्र सरकार की योजना है, 2008 में ही आया था, है ना। हर घर जल इनका लक्ष्य है ना, 2022 तक ही 2024 तक लक्ष्य रखा है, ठीक है, बढ़ा दिया गया इनका लक्ष्य को, लक्ष्य से भी क्वेश्चन आ जाता है। हर घर जल वाला प्रथम राज्य बना आपका गोवा और प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है दमन। दमन और दादर नगर हवेली, दमन और दीव को मर्ज करके एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दमन क्रिएट कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो गोवा राज्यों में पहला हर घर जल वाला, केंद्र शासित प्रदेश में दमन। खाली स्पेशल आपको एगो डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा, तब बुरहानपुर बताइएगा हर घर जल वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इनके अलावा हैलोजन, अक्रिय गैस समूह 1 और समूह 2 में आपको रिलेशन यानी मैचिंग करने से आपसे क्वेश्चन पूछा है। कल ही बताया है भाई, हैलोजन, नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, ये तीनों एक ही चीज है। और हैलोजन इससे जस्ट पिछला समूह में है, 17 में हैलोजन, 18 में ये तीनों की बात जो है रखी गई है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलान करने वाली क्वेश्चन पूछी गई है। मैं आपको ऐसा डाटा आज इसके ऊपर दूंगा कि आज के बाद अगर आपको हैलोजन या फिर अक्रिय गैस से कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं यहीं बैठा हूं, आके मुझे बताना, है ना। तो मैं सोचूंगा भाई कहां कमी रह गई, है ना। बिल्कुल नहीं रहेगा भाई, क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई आज के बाद इस टॉपिक से मैं बता रहा हूं। हैलोजन और अक्रिय गैस, नोबेल गैस, देखिए हैलोजन एक अलग चीज है, अक्रिय गैस, नोबेल गैस और इनर्ट गैस, ये तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। इनर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, नोबेल जो है इसको प्यार से बोलते हैं, और अक्रिय गैस क्रिया नहीं करने के कारण बोलते हैं, मतलब क्रिया नहीं करते, दूसरे से तालमेल ज्यादा नहीं रखता। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था, घर का नकारा बच्चा सबसे कटा कटा रहता है, सबसे बाहर रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो अक्रिय गैस का मतलब क्या है? अक्रिय मतलब अमान्य नहीं होती, क्रिय मतलब रिएक्शन होती है, तो जो रिएक्शन न करे वो अक्रिय गैस है। हालांकि कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है, लेकिन रेयरली है। तो मतलब आपको एक समूह में बना के रखा गया है कि ये सब जो है मिलनसार नहीं है, इसको बाहर रखो। मिलनसार किस कंडीशन में कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होते हैं जिसके वैलेंसी जो है 8 हो जाते हैं, अष्टक अपने आप पूरा हुआ होता है, तो वो किसी से क्यों संयोग करेगा। हमेशा जो है रासायनिक तत्व जो है 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत में घूमते रहते हैं, जैसे आप लोग जो है ना, जाने दीजिए, है ना। तो ये जो है आपका, तो इनके पास पहले से ही 8 है, तो 8 जो है, अब मैं कुछ और कहने वाला था भाई, मजे के चाहत में घूमते रहते हैं। बहुत जगह है ना कि भाई मैं देखा हूं बहुत सारे टीचर वहां पे पढ़ाएंगे कम, हंसाएंगे ज्यादा, दुनिया भर की अकबर बीरबल कहानी तानसेन है जो भी है ना, तो वहां पे उनको बहुत मजा आता है। 2-4 बार रे बच्चा बोल के 2-4 बार थोड़ा ये आधुनिक जमाना में जो चलता है अट्रैक्शन वाली बात सब ये बता दिए तो उनको बड़े मजा आता है, तो वहां पे एकदम भीड़ लगी रहती है। तो यही मैं रोक लिया था बातों को कि जाने दीजिए, नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दिए, है ना। तो ये जो है आपको मैच करने को बताया गया था। तो देखिए, चलिए आते हैं भाई, अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? तो ये आपके हीलियम है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, नियॉन भी हो जाएंगे। इनके अलावा आपका ओमलियंग, इस प्रकार से ऑग्नेशन, है ना, क्रिप्टन, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके कुछ जो गुण है वो पे देख लेते हैं भाई। अक्रिय जरूर है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इनके गुण नहीं, अगर गुण नहीं होता तो फिर रखते ही क्यों, हम क्यों जानते भाई इनको। तो इनका क्या गुण है? हीलियम का क्या गुण है दादा? टायर वगैरह में भरने में काम आता है, गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन में मिलाकर सांस लेने में काम आता है। हीलियम गैस की एक खूबी है कि ये अदाहा होता है, अदाहा मतलब अज्वलनशील होता है, मतलब ये आग नहीं पकड़ती जल्दी। आर्गन का इस्तेमाल कहाँ होता है?
ट्यूबलाइट के अंदर होता है आर्गन का इस्तेमाल। इनके अलावा जेनॉन, अच्छा आर्गन खतरनाक गैस भी होता है भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजीबो गरीब गैस कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो मैं अभी अपवाद बताया कि भाई हीलियम मतलब जो अक्रिय गैस है इसमें भी अपवाद है, तो जेनॉन भी अपवाद दर्शाता है, ये भी जो है किसी विशेष परिस्थिति में मतलब क्रिया कर सकता है। रेडॉन, इसके चिकित्सीय प्रणाली में यूज करते हैं हम लोग रेडॉन को। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, इनका संकेत ओजी होता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम तत्व है, ठीक है। सबसे अंतिम तत्व है आपके कौन सा भैया, ओजी। इसके अलावा क्रिप्टन, इसके अलावा नियोन से भी एक इस्तेमाल याद रखेंगे, जो सेफ्टी लैंप वगैरह होते हैं या फिर जो लाइट वगैरह होते हैं, यहाँ पे इसकी यूज किया जा सकता है आपका कसका नियोन का। आधुनिक आवर्त सारणी में नोबेल गैस को समूह 18 में रखा गया और आपने ऊपर नोबेल गैस को जो है अच्छे से रीड किया है। अब देखिए हम क्लोरीन फ्लोरीन जो आपका हेलोजन ग्रुप है, यहां से कुछ प्रॉपर्टीज निकाल के देते हैं। तो ये देखिए हेलोजन ग्रुप को समूह 17 में रखा गया है, ये आपके सामने इनका नाम है और ये आपके सामने इनकी प्रॉपर्टीज है। तो चलिए इनके प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। फ्लोरीन, ये प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, सबसे अधिक निगेटिविटी दर्शाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लोरीन यह सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाते हैं, जल शोधन में इसका प्रयोग होता है, अश्रु गैस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ओजोन परत को हास पहुंचाती है। अगर कोई भी बच्चा ये हूबहू कहीं से मुझे लिखा हुआ दिखा देना, मैं गुलामी लिख दूंगा अपना, ये मैं अपने मन से लिखता हूं, जो एग्जाम में आएंगे जी आने वाले समय में और आते ही हैं, तो आपको यही टूटी फूटी भाषा में पढ़ना है ताकि याद हो जाए। किताबी भाषा में तो बड़े सहज के लिखे गए होते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं है, जो भाषा एकदम साधारण लिखो, है ना। एकमात्र धातु जो कमरे के टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, ये है ब्रोमीन, है तो ये हेलोजन ग्रुप में, लेकिन इसे नॉन मेटल मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन, इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक समझते हैं ना, जीवाणुओं के प्रसारण से रोकने की, जैसे कटपट गया तो आयोडीन का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा स्टेंटाइन और टेनेसाइन, ये भी आपके हेलोजन वाले समूह 17 में रखा गया है। इसके अलावा ये आपका देखिए SDPF, ये ब्लॉक का नाम है। तो अभी जो आपने 17-18 पढ़ लिया, 17-18 पढ़ लिया, तो आपको दो चीज और पढ़ना था ना कि भाई समूह 1 और 2 को भी मिलान करना था। तो 1 और 2 क्या है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका S ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, S ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। आपको मैंने 1 2 हो गया, तो 3 से लेके 12 तक मैंने आपको बताया कि ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है। D ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु है, जो पहले ही बता रखे हैं। इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर छोड़ के दो ऐसे लाइन बनाया रहता है, वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो ये जो है F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आज के बाद जो है इस ग्रुप से आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसके अलावा नीति तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, DPSP तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में जो मनोनयन होती है 12 सदस्य, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी पद्धति लिया गया है। संसाधक प्रणाली, एकल नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। इनके अलावा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 जिसे आप कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में जो चुनाव की प्रक्रिया है, निर्वाचन वाली, मनोनयन वाली, अभी अभी आपने देखा कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन जो निर्वाचन वाली पद्धति है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, यानी राज्यसभा में जो चुनाव होती है, ये कहां से प्रेरित है ना, सदस्यों का चुनाव, तो भाई आयरलैंड और अफ्रीका दोनों से। आपातकालीन व्यवस्था, जर्मनी के बेमर संविधान से। भारत ने पैरा ओलंपिक 2020 में कितने रजत पदक प्राप्त किए, रिपीट किया गया प्रश्न हूबहू, है ना। तो भाई पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक प्राप्त किए, 19 पदक प्राप्त करते हुए 24वां स्थान हासिल किया था, जिसमें 6 ब्रॉन्ज, 8 रजत और 5 स्वर्ण है। तो रजत पूछ गया तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक प्राप्त हुए थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झझड़िया साहब जेवेलिन थ्रो में जो है इन्होंने रजत प्राप्त किए थे। और देवेंद्र झझड़िया साहब एकमात्र पैरा खिलाड़ी है जिसे पद्म भूषण दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अवनी लखेरा पद्मश्री की विजेता हैं ये, है ना, लगातार 2 पैरा में पदक जीतने वाली महिला, और इस वाले पैरा में स्वर्ण पदक जीती थी। इसके अलावा सुंदर सिंह गुज्जर, ये भी जेवलिन थ्रो खेलते हैं, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया इस बार के पैरा में। सुमित अंतल 2020 वाले पैरा में, ये भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, तो ये भी स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, ठीक है। इनके अलावा रासलीला किस राज्य से संबंधित है, ओरिजिनल मजा तो अब आएगा बीरू, है ना। मैंने आपको बताया है कि ये मणिपुर जो है, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ का रासलीला भी नृत्य है भाई, है ना। मैंने ये चीज जोड़ डाल के बताया था। अरे खाली मणिपुर ही क्यों, गुजरात में भी रासलीला होती है, मणिपुर में भी रासलीला होती है, और हम लोग याद करते हैं किताब के तौर पे उत्तर प्रदेश। तो ये मैं पहले ही बता चुका था कि भाई एक दिन ऐसे भी एग्जामिनर आपको दिखाएगा कि ऑप्शन ही नहीं देगा,
और आपके पास मजबूरी होगा तुक्का मारने का, तो पहले ही सीखो ना भाई, है ना। तो ये देखिए रासलीला में ऑप्शन मणिपुर दिया गया था, मणिपुर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का है तो जरूर, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया था। रासलीला उत्तर प्रदेश के अलावा मणिपुर और गुजरात में भी आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। जो मणिपुर में रासलीला होते हैं भगवान राधा कृष्ण से संबंधित है, मणिपुरी डांस भी जो है ना वो राधा कृष्ण से ही संबंधित है। मणिपुर के कुछ और एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख डांस चरकुला है, कजरी है, ब्रज वाली है। इसके अलावा मणिपुर का मार्शल आर्ट थंगटा, चिरोबा, संगई महोत्सव, यायो सांग, ये मणिपुर की होली है, मैंने बता रखा है। महोत्सव चुम्फा महोत्सव, ये फसल वाला बीज बोन त्योहार है चुम्फा। लाई नगाई, नुंगी नगाई, ये सभी के सभी कहाँ के हैं, तो मणिपुर के हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कचई लेमन जो आधुनिक फेस्टिवल है मणिपुर में, ये भी होता है कचई लेमन फेस्टिवल, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था, तो ये इंग्लैंड में बर्मिंघम के अंदर, इजी क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इस गेम में भारत को 61 पदक प्राप्त हुए थे, जिनमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, चौथा स्थान हासिल किया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2020 टोक्यो वाला, इसमें भारत को 7 पदक प्राप्त हुए थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज। तो ये पदकों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा ग्रेनाइट चट्टान से संबंधित एक प्रश्न आया है, ये प्रश्न क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैंने ग्रेनाइट चट्टान से मुझे 100% विश्वास है कि एक ही चीज पूछा गया होगा कि भाई इग्नियस होता है कि सेंडिमेंट्री होता है, कायांतरित होता है, इससे ही पूछा गया होगा और कुछ नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा बहरहाल ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मैं ये 3 इमेज से आपको दर्शन पहले भी करा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि इसमें सारे को आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान नहीं रहेगी। जैसे ये वाला मेटामॉर्फिक में आपको एक संगमरमर यानी मार्बल को ध्यान रखना है, एक मैंने आपको बताया था क्वार्टाइज को ध्यान रखना है, और एक आपको मैंने बताया था स्लेट को ध्यान रखना है। बाद बाकी कोई भी हमारे काम के नहीं है, एग्जाम के लिहाज से आज तक एग्जाम में नहीं आया है ना। तो ये 3 तो आप याद रख ही सकते हो इस सीट से। दूसरे सीट से मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है, कैंग्लोमेट याद रखना है, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन याद रखना है, और स्लेल याद रखना है। कौन से? अवसादी सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे ग्रेनाइट पूछा है, तो ग्रेनाइट वाला इमेज यहाँ पे है, इसे इग्नियस रॉक कहते हैं। इसमें मैंने आपको बेसाल्ट याद रखने को बताया था, ग्रेनाइट याद रखने को बताया था, यही दोनों पूछते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसाल्ट भी होता है आपका इग्नियस और ग्रेनाइट भी इग्नियस ही होता है। अच्छा, बेसाल्ट चट्टान जब क्षरण हो जाती है ना इसकी, तो इससे जो है काली मिट्टी की निर्माण होती है, और यही काली मिट्टी को आप रेगूर मिट्टी भी कहते हो या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हो, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में, इंडिया में बहुतायत मिलता है, जो कपास की खेती के लिए काफी अच्छा होता है। 2011 में जनसंख्या घनत्व कितने थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से इसी लैंग्वेज में नहीं पूछा गया था, इसमें कुछ और भी पूछा गया था, प्रतिशत लगा के, क्योंकि बच्चे ने ऐसे ही टूटे फूटे में लिखे हैं और आगे प्रतिशत का साइन दिया गया है, लेकिन मैं कैसे रिलेट करूं इसको, है ना। तो भाई देखिएगा कि क्या पूछा गया था। लेकिन जनगणना घनत्व के अगर बारे में बात हो तो जनगणना घनत्व जो है ये 382 किलोमीटर पर किलोमीटर है जनगणना घनत्व। अगर जनगणना घनत्व के सूत्र पूछा होगा तो मजा आ गया होगा कि टोटल जनसंख्या भाई, और टोटल जनसंख्या में टोटल आप रकबा से भाग दे दो। रकबा मतलब हमारे पास जितनी क्षेत्रफल है, जो 32 से स्टार्ट होता है ना हमारी क्षेत्रफल, है ना, उससे भाग दे देंगे तो पर किलोमीटर की जो है हमारी जनगणना तो निकल जाएगी जी। तो बिहार की जनगणना तो सबसे ज्यादा है जी, और अरुणाचल प्रदेश की जनगणना तो सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनगणना तो सबसे ज्यादा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये वाली सीट मैंने बहुत दिन से पढ़ाते आया कि जनगणना जो दशकीय वृद्धि रहा था वो 17.64% रहा था। मैं ये सिर्फ लेके ओरिजिनल डाटा लिखता हूं, है ना। 382 आपका जनघनत्व रहा था, 943 जो है आपका सेक्स रेशियो रहा था, 74.04 जो है आपका लिटरेसी रेट रहा था, पुरुष का लिटरेसी रेट 82.14 रहा था, महिला का लिटरेसी रेट 65.46 रहा था, फर्टिलिटी रेट 2.2 रहा था। तो ये सभी के सभी आपको जनगणना के बारे में डाटा अपने पॉकेट में रख के एग्जाम हॉल में जाने का है जी, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ का कौन सा शासक है जिन्होंने ये फला बुक लिखा है? मेवाड़ का शासक, भाई साहब बुक का नाम ये जो है क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन आपका आया था कि किसी राज्य में ब्रिटिश काल के दौरान मतलब किसकी प्रोडक्शन किया जाता था। तो ऐसे प्रश्न भी एक देखने को मिले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये दोनों प्रश्न क्या पूछा गया था एक्चुअल में, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसका नाम है भाई आपका टुडे एग्जाम। क्या है भाई?
टुडे एग्जाम, आज का एग्जाम भाई, है ना। टुडे एग्जाम एकदम छोटा सा नाम है, बड़का टी बड़का ई लिखना है, नहीं तो बहुत सारे जो है डुप्लीकेट चैनल भी क्रिएट हो गई है। और ये टुडे एग्जाम जो आपका ये टेलीग्राम है, इसमें आपको 8,500 के करीब सब्सक्राइबर मिलेंगे, उसमें आपको ऐड होना है ना। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। बात रही हमारी प्रैक्टिस सेट वाली पीडीएफ जो शाम के समय चलती है, कि वो पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेरी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। उसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया हुआ रहता है, लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होता है और आपको जो है पीडीएफ के बारे में बोलना होता है, आपको सारी जानकारी वहीं पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।